हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का 5th चैप्टर जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ वर्षा हिम अथवा सहित वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। जिस प्रकार में जल में लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है, वह हमारा महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल को शब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मतलब उसी तरीके से आज भी मौजूद है। उसी तरीके से आज भी मौजूद है। जिस जल को प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। क्योंकि हमारी पृथ्वी में मतलब क्या लोग कहते हैं ताज़ा जल, एक्चुअली सही मायने में ताज़ा जल तो कहीं है ही नहीं कि एकदम तुरंत बना हुआ, वो रिफ्रेश होता रहता है। कंटिन्यू एक ही जल से गंदे से साफ, साफ से गंदा होता रहता है। तो ये रिफ्रेशमेंट है। हमारी पृथ्वी पर जल करोड़ों सालों से मौजूद है और एक सुरक्षित अवस्था में है, जिसे हम इंसान गंदा करते हैं। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल और स्रोत एवं हिमनद है। होती है जैसे कि आप बारिश होती है तो कहीं कहीं बारिश होती है, वो एकदम लवण वाली बारिश नहीं होती है। और लवण जैसे जिसमें नमक की मात्रा हो, जैसे समुद्र में होती है, वो लवणीय है। जबकि नदी के, तालाब के, सोते के एवं हिमनद जो बर्फ होते हैं, जो पहाड़ों पे बर्फ जम जाते, बर्फीली जगह जो आप चाहते हो, वो अलवणीय होते हैं। महासागरों या समुद्र के जल लवणीय होते हैं। इसमें अधिकांश नमक और सोडियम क्लोराइड या खाने के लिए उपयोग आते हैं। आप देखते नहीं हो, मतलब समुद्र के किनारे किनारे नमक जैसा जम जाता है, वो सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। उसी से नमक बनता है, जो हम सबने सब्जी में यूज़ करते हैं, किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, आपको मैं ये चित्र समझा सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सूरज की अधिक रोशनी पड़ने होती है, यहाँ फिर वहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। ये वाष्पीकरण धीरे धीरे ऊपर जा कर के टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ पे जा कर के जम जा रहा है। जब जमने के बाद ये बहुत हैवी होने के बाद संघनन होता है। संघनन वो क्रिया है जो कि बारिश करवाती है, वर्षण कराती है। ठीक है, तो हैवी होना और फिर हैवी होके बरसना, ये वर्षण होता है। और यहाँ पे जाके हैवी होके जम जाना और फिर बरसने के लिए तैयार हो जाना, वह संघनन की क्रिया होती है। फिर ये वर्षण होता है, फिर ये बह के फिर इसी नदी में चला जाता है, तालाब में, नदी में, जो भी कह सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि हमारी प्रमुख समुद्री झीलें एवं नदियाँ, जो हमारा हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक सागर, बहुत सा ये सब सागर हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ विक्टोरिया झील है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाल सागर, बहुत सारे ऐसे सागर हैं। हम लोग इसको मैप में एकदम एक स्पेसिफिक एरिया लेकर के इसको पूरा डिफाइन करेंगे। अमेजन नदी हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, सॉल्ट लेक सिटी हो गया। ठीक है, ये सब जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। मुनरो झील, सुपीरियर झील, मिसिसिपी, सब तो नदी है। यहाँ पे ऐसे अमेरिका के सॉरी कनाडा और USA के बीच में जो एक सीमा है, वहाँ पे ऐसे 5 नदियाँ मिलती हैं, मिसिसिपी, हुंड्रू झील और सुपीरियर झील और विनिपर झील। तो ये सब कैसे कनाडा और अमेरिका को अलग करती हैं, कैसे सीमा रेखा बनाती हैं। कैरिबियन झील, हाँ, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बैरियर झील,
ये सब हम लोग डिटेल में आगे ज़रूर देखेंगे, इसमें एक लाइट वे में आपको समझा रही हूँ बस। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। तो उनके देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या पृथ्वी में मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल के वितरण के प्रतिशत है। क्योंकि जो सागरों के जल है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको नॉर्मल पानी करेंगे तो हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत हैवी मशीन लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें अगर जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक भगोने में कर दो, पानी रख दो समुद्र का और उसको आग लगा दो, उसके ऊपर एक पन्नी जैसे या प्लास्टिक या लोहे जैसा कुछ लगा करके जो उसका भाप बन के उड़ेगा तो उस पर चिपकेगा जा करके स्टील पे और धीरे धीरे सीरीज के किनारे में पानी चला जाएगा। बट ये एक छोटे लेवल पे हो सकता है, हमें क्या होता है करोड़ों टन पानी चाहिए होता है, मेट्रिक टन पानी चाहिए होता है, तो उस लेवल पे तो नहीं हो सकता ना। तो हम जो हमारा जो सही पानी यूज होता है वो ताल का, नदी का, वर्षा का पानी यूज होता है। जो वर्षा से जो जल आते हैं जो अवशोषित करके नीचे भौम जल जाते हैं, जो जमीन के अंदर जल होता है उनका सही उपयोग होता है। तो हम देखते हैं कि इससे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट पीसीएस में तो कंटिन्यू पूछे जाते हैं, बट यूपीएससी में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, सबसे ज़्यादा कम पानी कहाँ है, या किस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे महासागर में 97.3% पानी है, बर्फ का छत्रक जो कि 0.2.1 है, 0 है। बर्फ छत्रक जो बर्फ का जमा हुआ होता है वो। और भूमिगत जल में, भूमिगत जल देखिए आप कितना है जो हम लोग यूज़ करते हैं, 0.068। झीलों में लवणीय जल वो 0.009 है। स्थलीय जल, समुद्री जल एवं नमकीन झील ये 0.009 में भी है। वायुमंडल, वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में भी जल है जो कि नदियों से ज़्यादा है। आप ये चीज़ नोट करिएगा कि नदियों से ज़्यादा कहाँ पे जल है, वायुमंडल में है। नदियों में कितना है, 0.001। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखिए। अब जाके 100% होता है। आप खुद सोचो 97% पानी महासागर में जो हमारे 1% यूज़ का नहीं है, उसमें केवल पादप या मछली जो समुद्र में रहते हैं वही रह सकते हैं, अदरवाइज उसमें कोई नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, बर्फ का हो सकता है तो बर्फ हमारे पास में थोड़ी ना है कि बीच में, केवल वो नॉर्थ साइड और साउथ साइड में होता है, या बहुत ऊंचे पहाड़ों पे, क्योंकि ऊंचे जाते जाते जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना वहाँ पे ठंडा से बर्फ जम जाएगा, तो बर्फ बहुत ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और नमकीन झील, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील है आपका इतना, यहाँ पे उसको उसको हम नमकीन झीलों को यूज़ ही नहीं कर सकते, जैसे कि चिल्का झील हो गया, लैगून झील हो गया वहाँ की। वायुमंडल में जो है वो तो बारिश होकर के ही नदियों में आता है, और नदियों में उससे भी कम है, वायुमंडल से कम भी नदियों में है। जहाँ 0.0019 है वहाँ पे उसका 1% भी नहीं है, उसका वायुमंडल का भी नदियों में। इस तरह 100% होता है। तो आप इसका एक सीरीज बनाइए, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, महासागर में, फिर उसके बाद बर्फ में, फिर भूमिगत जल में, फिर उसके अंदर झीलों में, और वायुमंडल में, फिर नदियों में। और सबसे कम से बनाना है तो फिर अपोजिट लेके जाइए, नदी, वायुमंडल, फिर उसके बाद ऐसे करके आप महासागर तक जाएंगे। देखिए लवण, 1,000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होती है, 1,000 ग्राम जल में। ठीक है, 1,000 ग्राम जल लो, और उसमें मौजूदा जो नमक की मात्रा होती है, महासागरों में औसतन लवण 35 भाग प्रति 1,000 ग्राम, मतलब 1,000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक है। तो मतलब क्या, उसकी वो उसकी लवणता है। इज़राइल अगर ये बढ़ते जाएगा ना तो उसमें कोई जानवर भी नहीं रह सकता। जैसे इज़राइल का एक मृत सागर है, उसकी जो लवणता है वो 1,000 पे 340 ग्राम प्रति लीटर वो है, प्रति लीटर लवणता होती है। तो तैराक इसमें प्लव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नमक होने की वजह से, पानी तो है ही नहीं, तो वो ऐसे क्या होता है उसमें
आप डूब सकते ही नहीं हो। तो कोई भी जानवर या कोई भी मछली, कोई भी तैराक वाली चीज़ उस नदी में रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो तैर ही नहीं पाएगी। उसमें इंसान फ्लोट करेगा, ऊपर की ओर ही रहेगा। साधारण क्रियाकलापों द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। हम्म जैसे कि 2 लीटर जल ले और मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल के संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। महासागर, वर्ष एवं समुद्र में पाए जाने वाले यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होते हैं। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूदा संपूर्ण अलवड़ एवं अलवड़ और जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है कि आप स्वयं देखें कि आप जल में की कितना मात्रा ही का उपयोग कर सकते हैं। आप सोचिए, इतना जल है जिसमें से हम केवल 12 चम्मच ही उपयोग कर सकते हैं और उसके अलावा सब जल अलवड़ीय हैं, सॉरी लवणीय हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास से होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करके हमें बहुमूल्य साधन को बर्बाद कर रहे हैं? ये सबको लगता भी है, सबको पता भी है, बट सब लोग जानबूझ के कराते हैं, क्योंकि सबकी ज़रूरतों वो और पैसे को कमाने के लिए कुछ मजबूरी में। महासागरीय परिसंचरण 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब आप जल संरक्षण के लिए क्या क्या करें। समुद्री तट पे नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, पुलीन जो कि तट होता है ना, तट के जो किनारे वो होता है, समुद्र के किनारे का, उसे पुलीन कहते हैं। ठीक है, हाँ। ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सबसे कुछ सम्मोहित करने वाले प्रतीत होते हैं। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत किया कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे, ज्वार-भाटा और धाराएं। देखिए, तरंगे जो होती है, जो ये ऐसे ऐसे चल रही हैं किसी दिशा में, इसकी तरंगे। ज्वार-भाटा वह जब ये उठती हैं, ठीक है, काफ़ी ऊंची-ऊंची उठती हैं, और कैसे उठती हैं मैं आपको आगे समझाऊंगी। और ये जो इसकी जो दिशा है वो धाराएं हैं। तरंगे, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता है, गिरता रहता है, तो ये तरंगे कहते हैं। ठीक है, लगातार उठता गिरता, ये जो जल है इसकी एक डिफाइन कर रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इसकी तरंगे हैं। और जो ये 6 मीटर तक उठता है, ये उठ रहा है, ये कि जिस कारण से उठ रहा है, ये ज्वार भाटा है। जब समुद्र की सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तब तरंगे होती है। जब समुद्र की सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तेज तरंगे उतनी ही बड़ी होती हैं। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। ये लाइन मेंस के लिए अच्छी है। अत्यधिक जब भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन का कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम से 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल को ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिससे सुनामी आ सकती है। 15 मीटर बहुत अधिक ऊंचा हो गया। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था, जिसका मतलब जो ये जो इसकी जो लहर उठ रही है, ये तरंगे जो उठ रही हैं, ये 150 मीटर उड़ गई थी, जिससे वहां पर सुनामी आ गया था। 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेजी से
ये एक चल रही थी। जब ये बहुत तेज़ी से उठती है तो उतनी तेज़ी से गिरेंगी भी और उतनी दूर तक फैलेंगी भी। और जो उनकी स्पीड होगी फिर वो कितनी होगी, आप सोचो, जितनी भारी से जो गिरता है उसकी उतनी स्पीड भी होती है। 2004 में सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार के द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको उस समय के 2004 की बात बताते हैं। 26 दिसंबर का दिन था, 2004 का सन था। हिंद महासागर में सुनामी तरंगों का अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप के परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। जिसका जो अधिकेंद्र अधिकेंद्र क्या होता है, जहाँ से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और जहाँ पहुँचती हैं वो अधिकेंद्र होता है। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाना 9.0 मापी गई थी। सोचिए ये भूकंप है, भूकंप को रिएक्टर से मापा जाता है 9 पॉइंट, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे तरफ आ जाए दिल्ली उल्ली में तो घर गिरा देगी पूरा। भारतीय प्लेट अब बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी। ये एक प्लेट होता है, हर भारत या बहुत सारी जो वर्ड है इसको कई प्लेट में डिफाइन किया गया है। तो ये प्लेट एक दूसरे से टकरा करके नीचे ही नीचे भूकंप लाती रहती हैं, ठीक है। तो समुद्री तल, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से आगे बताऊँ क्योंकि वो आपको तब दिखेगा वीडियो के फॉर्म में। तो तल में आकाशमत गति उत्पन्न होती है, इस कारण से भूकंप आता है और महासागरीय तल लगभग 10 से 12 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल को हटने लगा। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चलने जाने से जल वापस समुद्र तट की ओर लौट गया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया था, मतलब ये 800 किलोमीटर को एरिया को घेर लेता था 1 घंटे में, जिसकी तुलना में व्यावसायिक वायुयान की गति से किए जा सकती थी। इससे परिणाम स्वरूप हिंद महासागर की कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कि डूब गया। इस स्थिति में पूरी तरह से डूब गया और जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र से तरंग सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ती तरंगों की लंबाई कम हुई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर घंटे फिर 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई थी। फिर धीरे धीरे कम हो जाती है ना, एक ही स्पीड कंटिन्यू नहीं रहती है। समुद्री तट के सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत के आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते थे। जब भूकंप आता है तो रेडॉन हर तरफ स्मेल होने लगती है, लेकिन जो सुनामी आता है तो सुनामी का मतलब एक टाइम हो जाता है कि हाँ अब ये धीरे धीरे ऊपर उठ रही, तो अब एक आएंगे बहुत तेज उठेगी। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यह भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। भूकंप की वजह से सुनामी आती है क्योंकि समुद्र तल में कई सारे प्लेट हैं, जब वो प्लेट आपस में टकराते हैं तो सुनामी की लहरें ऊपर उठती हैं और जब वो लहरें ऊपर उठती हैं तो कहीं जाके गिराती हैं, जिस वजह से सुनामी आ जाती है। ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश का दिखा रहा है कि कितना सब कुछ, देखो पानी यहाँ तक घुस गया और कितनी स्पीड से घुसा है कि लोग भाग भी नहीं सकते। कि 800 किलोमीटर क्षेत्र में घुसा है, वो प्रति घंटे वो कहाँ ही जाएंगे, वो डूबेंगे ही। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी, मतलब पिछले कई सौ वर्षों बाद आई थी। यह हिंद महासागर में निरीक्षण और आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों ने एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों ने जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति का अत्यधिक क्षति हुई। अब 100 सालों से आई नहीं, लोगों को नॉलेज था नहीं वहाँ पे। सुनामी आने के प्रथम संकेत यह होते हैं कि तटीय क्षेत्रों में जल की तेजी से कमी होती है, ठीक है।
जैसे जब कोई भी चीज़ ते आपको अगर जैसे आपको कूदना है बहुत दूर के एरिया में, तो पहले आप थोड़ा पीछे जाओगे और फिर उसके बाद बहुत स्पीड से आओगे और उतने दूर का छलांग मारोगे। तो ऐसे ही नदी में होता है, जब उसको सुनामी आती है तो पूरे आगे का जल खींच करके पीछे लेके जाती है, फिर बहुत तेजी से लाके फेंकती है और यह विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर के उस अचंभे को देखने के लिए तट की पर एकत्र होने लगे। इसके फल से जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो उठता है तो ज्वार भाटा होता है। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तो वह तट को पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है, नॉर्मल एकदम जितना पहले रहता था, और फिर तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ज्वार भाटा क्यों है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। हमारी पृथ्वी कैसी है, भूआव है, ऊपर से नीचे से चपटी है, पर इसके जो किनारे किनारे इसको बांधे रखता है एक स्थिति पे, वो सूर्य और चंद्रमा है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ खींचेंगे तो क्या होगा, उस स्थान पे ज्वार भाटा अधिक आएगा, क्योंकि इसका भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। लेकिन जब यही दोनों एक इस डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तो कुछ यहाँ पे खींचेगा, कुछ यहाँ पे खींचेगा। चंद्रमा हमारे ज्यादा नजदीक है तो हमें ज्यादा तेजी से खींचेगा यहाँ के पानी को, गुरुत्वाकर्षण अधिक लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्वार भाटा आता है, यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, तो बहुत नॉर्मल में आता है। बट अधिक आता तब है जब ये दोनों 180 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण ज्वार उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तीनों एक सीध में होते हैं और उस समय सबसे अधिक और ऊंचे ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। जब तीनों एक ही डिग्री पे होंगे तो उसको वो उच्च ज्वार आता है जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। जब वो ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं तो निम्न ज्वार आता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में हो, या चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में हो, जैसे कि आप देख रहे हो विपरीत दिशा में हो, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। नाव संचालन, जैसे कि जब उच्च ज्वार आता है तो नाव क्या होती है, काफी तेजी से, ज्यादा बल या ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि उस पे जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी ऊपर उठता है तो उतनी तेजी से गिरेगा तो आगे की चीजों को आगे ढकेलेगा ना, इसलिए ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक जब तक नहीं पहुंचाते तब तक शांत भी नहीं होते हैं, और ये नाव संचालन में सहायक होता है। ठीक है, निम्न उच्च ज्वार नाव संचालन में सहायक होता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आती हैं और इसके परिणाम से मछुआरे बिना कठिनाई के मछली को पकड़ते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कुछ स्थानों पे जो वो ज्वार भाटा से बिजली बनाई जाती है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। समानता गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से
उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होते हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, मतलब ये लेब्राडोर एक महासागरीय धाराएं हैं और ये शीत जलधाराएं हैं। कोई जैसे कि मैंने आपको अभी जलवाष्प के बारे में बताया था ना, तो जो नीचे से धाराएं आ रही थी वो यही धाराएं होती हैं जो ठंडी और गर्म होती हैं। गर्म क्षेत्र में है तो गर्म होंगी, ठंडी क्षेत्र में ठंडी होंगी। लेब्राडोर एक शीत धारा है, मतलब ये साउथ साइड में एकदम ये ठंडी स्थान पे होंगी। ठीक है, और ये नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं। तो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, और गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों पर होती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है जो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ये जिस जगह पे होती है ना ठंडी और गर्म धाराएं, वहाँ का वातावरण भी ऐसा होता है। अब मान लो जहाँ पे ठंडी जलधाराएं हैं तो वहाँ का जो क्षेत्र होगा, वहाँ का क्षेत्र ठंडा होगा, हो सकता है वहाँ वर्षा नहीं होती होगी, तो वहाँ पे डिजर्ट हो जाएगा वो स्थान। जहाँ पे वर्षा होती है तो जाहिर सी बात है पेड़ उगेंगे, पौधे उगेंगे, बहुत से कीट होंगे। बट अगर जहाँ पे ठंडी होती है ना तो वहाँ पे ना ज़्यादा जानवर रह सकते हैं, वहाँ उस वातावरण वाले ही रह सकते हैं जो उस एनवायरनमेंट के अनुकूल हो, और अदरवाइज वहाँ पे ना ज़्यादा पेड़ होगा और ना ही ज़्यादा लोग रह पाते हैं क्योंकि सुविधा ही नहीं होती है। गर्म धाराओं इससे स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का मान गर्म हो जाता है, जिससे स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं। वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य का क्षेत्र, जहाँ पे ठंडी और गर्म जहाँ जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे मछलियाँ बहुत मिलती हैं। और जापान के आसपास के उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से इसके कुछ उदाहरण हैं। जापान के आसपास का है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, इसके उदाहरण है जहाँ पे मत्स्य अच्छे खासे क्षेत्र में मिल जाते हैं। ये देखो, ये जलधाराओं की दिशा बताएगी। जो लाल है ये गर्म है और जो नीली है वो ठंडी जलधारा है। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा यही है। देखिए अब ये यहाँ से उठती है, यहाँ इससे टकरा करके इससे जाती है, यहाँ पे मिलती है। लेब्राडोर देखिए ये आ रहा है, इसको हाईलाइट करती हूँ। लेब्राडोर धारा ये देखिए साउथ नॉर्थ साइड से आ रही हैं, और गल्फ स्ट्रीम में देखिए विषुवत रेखा से ऐसे होकर के जा रही हैं, जिससे जैसे टकरा रही है उस दिशा में मुड़ जा रही हैं। गर्म धाराएं जहाँ जाती हैं वहाँ का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है, और काफ़ी अगर ठंडी जगह पे जा रही है गर्म धाराएं तो वहाँ का इन्वायरमेंट एक अच्छा कर देती हैं। ये कहनारी की धारा है, जो ठंडी धारा है, फिर इधर आते आते गर्म हो जाएंगी, फिर ऐसे घूम करके जाएंगे इधर, वहाँ जा कर के ठंडी हो जाएंगी, फिर उधर से घूम करके आएंगी, फिर ये गर्म हो जाएंगी। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए पश्चिमी वायु प्रभाव में यहाँ से ये जो ठंडी धाराएं हैं यहाँ पे हम्बोल्ट की धाराएं या पेरू की धाराएं बोलते हैं। हम्बोल्डर की धाराएं इधर ठंडी है, यहाँ से जाएंगी टकराएंगी गर्म हो जाएंगी, फिर ऐसे घूम करके आएंगी, फिर ये ठंडी हो जाएंगी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी है। कैलिफोर्निया की धाराएं ये इधर है, यहाँ से 1 सेकेंड, ये ठंडी धाराएं कैलिफोर्निया की धाराएं यहाँ आएंगी गर्म हो जाएंगी, फिर इधर जाएंगी ऐसे ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, फिर एज इट इज यहाँ पे भी होता है। ये वेनेजुला की धाराएं हैं, ये नीली, ये ठंडी धाराएं हैं, ये इधर जाएंगी। एक्वाडोर के विपरीत धाराएं हैं ये, फिर इधर जाते ही ब्राजीलियन धाराएं। ब्राजीलियन धाराएं ये अपनी कंट्री के ही नाम पे रखे हुए हैं इन धाराओं का नाम। तो ये गर्म धाराएं हैं, मतलब ब्राज़ील गर्म एरिया में, जाहिर सी बात गर्म होगा। वेनेजुला की धारा, वेनेजुला ये साउथ साइड में, यहाँ पे वेनेजुला की धाराएं ठंडी धाराएं हैं। ये फॉल्कलैंड धाराएं, ये ठंडी धाराएं हैं। ये सब धाराओं के नाम एक जगह लिख करके याद करिएगा इनको, क्योंकि ठंडी धाराएं अलग, गर्म धाराएं किस स्थान पे, इनका पूरा एक चित्र बनाइए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऑगलास धाराएं ये गर्म धाराएं हैं, और ये ठंडी धाराएं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धाराएं ये ठंडी धाराएं हैं, यहाँ जाएंगी फिर ये गर्म हो जाएंगी। हिंद महासागर और में जो अरब और बंगाल खाड़ी हैं ये सब गर्म धाराएं होंगी। क्यूरेशियो की धाराएं ये भी गर्म है, और अयासियो धाराएं ये ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, इतने नाम हैं, इनको जरूर याद करिएगा।
जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है और इसके फलस्वरूप वहाँ नाव संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कोहरा उत्पन्न हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है कि आगे मतलब किस जगह किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और क्या पहाड़ वहाड़ आने हम किस आर्द्रता, जैसे कि जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पे जल वाष्प भी अधिक होता है, क्योंकि जैसे कि गैस जलाते हैं और पानी रख देते हैं तो क्या होता है, जब पानी उबलने लगता है तो जल वाष्प होने लगता है, धुएं के रूप में उड़ने लगता है। ऐसे ही जहाँ सूरज की रोशनी बहुत सीधी पड़ती है और बहुत तेज पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, जल वाष्प उनमें वाष्पित होने लगता है, जल को वाष्प होने लगता है। तो वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र का दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है और इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। जहाँ पे सूरज का रोशनी सीधा पड़ता है वहां पे जलवाष्प अधिक होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है वहां पे जलवाष्प अधिक नहीं होता है, मतलब विश्व पे का साइड अधिक आर्द्रता है। आर्द्रता क्या है, जल का वाष्प ही है। फिर वो सूरज उसको ग्रहण करता है, धीरे धीरे बादलों में जाती है, बादलों के रूप में भी संघनित हो जाती है। जब संघनन हो जाता है वहां पे तो ये बरस जाती है, जल वाष्प ऊपर जाकर के इकट्ठा हो जाती है। जहाँ जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, फिर समताप मंडल से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद आयन मंडल में बढ़ता है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल में बढ़ता है, फिर आंतरिक बहिर में बढ़ता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसे हम आर्द्र के दिन कहते हैं। हम्म, आर्द्र के दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। हम जो हम सारे तरफ चिपचिपा चिपचिपा सा माहौल हो जाता है ना, पूरी जो वायु होती है वो हल्की सी नमी वाली हो जाती है, एकदम चिपचिप वाली। और आद्य के दिन में कपड़े सूखने के लिए हमारे शरीर पर पसीना आने नहीं पसीना सूखता ही नहीं है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू होता है हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों बनाता है। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में ना तैर पाए और ना रह सके, तब यह वर्षण या वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आप जैसे कि देख सकते हो चक्रवाती वर्षा, इधर से भी ठंडी पवनें आ रही हैं, मतलब ये हाई प्रेशर से आ रही है, गर्म वायु है तो यहाँ से लो प्रेशर है। और जब ये दोनों होकर के ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाते ही वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है, यहाँ जाकर के जम जाता है। जब इतनी भारी हो जाती है ना तो ये बरसने लगती हैं, तो ये क्या है, चक्रवाती वर्षा हो गई। ठीक है, आप कभी कभी देखोगे पर्वत के एक साइड पे बारिश हो रही है, दूसरे साइड पे सूखा पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में बहुत ही अधिक होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से जो हवा चल रही है यहाँ से ये क्या हो रही है, ये लो प्रेशर बना रही है, इधर से हाई प्रेशर आ रहा है, तो आज क्या होता है यहाँ पे जाकर के ये इकट्ठा हो जाती है और फिर बरस जाती है, तो ये पर्वतीय वर्षा है। गर्म वायु जब संवर्ण होकर के ऊपर, ये विषुवत रेखा के क्षेत्र पे होता है, क्योंकि सीधे वाष्प ऊपर जाता है और यहाँ जम जाता है, कुछ हिस्से में इधर चला जाता है, कुछ हिस्से में इधर चला जाता है और कुछ जम जाते हैं। तो वो जम जाते हैं, जब भारी हो जाते हैं तो आप विषुवत रेखा के क्षेत्र में आगे पढ़ोगे कि हमेशा रोज एवरी डे वहां पे 2 घंटे के लिए बारिश जरूर होती है, जो कि 2 से 4 का समय होता है। उस समय सूरज की भी जो बर्फ जमा हुआ है, जो मतलब काफी हैवी हो चुका है ऊपर जाके, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करके और बारिश होने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे भी जो सूरज की टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते हैं, इन्हें इंजनों से निकालने वाली नमी संघनित हो जाती है और वायु में गति मान रहने की स्थिति में यह संघनित नमी की कुछ देर तक पथ का रूप में दिखाई देती है। जैसे कि आप अगर कहीं का जैसे आप बर्फ में अगर हवा कोई छोड़ोगे तो हल्का सा जमा जमा दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वो हल्के हल्के से जम जाती, काफी देर तक रहती है। और जैसे गर्म पानी लो और एकदम बहुत टेम्परेचर माइनस है वहां पे ऐसे छोड़ दो तो एकदम हवा के जैसे दिखाई देंगी वो।
क्योंकि वो एक ऐसा एरिया बना देती है, वहां का ऐसा टेम्परेचर है कि उस धुएं को भी हल्का हल्का जमा देती है, और जिससे वो एक काफी टाइम तक रहता है, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पशुओं से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को तीन प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, जो कि हमने आपको दिखाया है। वर्षा तीन प्रकार के होते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है। पौधे जल का संरक्षण में मदद करते हैं, और जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटने जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इसलिए पहाड़ों के पेड़ नहीं काटना चाहिए। पौधे तथा जीव जंतु कि जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल में की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। हम इसके बाद अभ्यास आ गया, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।